Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is inertial transition and characteristic X-rays. Before discussing our main topic, I would like to tell you about the X-rays. X-rays की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है इससे मज़ीद एक दो जो लेक्चर होंगे वो सारी की सारी बेस कर रहे होंगे एक्स रेज़ पे। तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एक्स रेज़ किस तरह की प्रॉपर्टी रखती हैं। तो सबसे पहले ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्स रेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स के वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती पास करने के लिए, और उनकी जो आपके पास स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है 3 × 10⁸ 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मज़ीद इसकी नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अगर आप ग्राफ देखें तो पहले आपके पास आता है गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज आती हैं, फिर इंफ्रारेड आती हैं, फिर विजिबल आती हैं, और फिर क्या आती हैं इसके साथ ही जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं आगे तो रेडियो वेव्स आती हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है काफ़ी तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ होती है। मीन्स कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रम से आपके पास होती है 100 एंगस्ट्रम तक, 200 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मीन्स एंगस्ट्रम आपके पास बराबर होता है, ये इसकी नोटेशन है। तो ये इनकी रेंज है वेवलेंथ के 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम आपके पास 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सबसे पहले ये डिस्कवर की गई थी 1895 में के रॉन्जन ने। तो ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट डज़ इट मीन बाय एक्स रेज। अब हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मज़ीद एक इसके बारे में ये है कि एक्स रेज जो प्रोड्यूस होंगी वो आप लाइटर एटम्स जो कि हाइड्रोजन है उससे एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स रेज की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी रेंज में होती है, वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। एक्स रेज की जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है वो किस में लाई कर रहा होता है, वो उनकी जो एनर्जी होती है फोटोन की, जब ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो फोटोन एमिट होते हैं वो लाई कर रहे होते हैं यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और मज़ीद वो कर रहे होते हैं इंफ्रारेड रीजन में और विजिबल रीजन में कर रहे होते हैं। इंफ्रारेड रीजन और विजिबल, तो इन सब की जो आपके पास एनर्जी होती है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और जो कि अगर हम हाइड्रोजन को एज ए एटम लें और उधर से ट्रांजिशन करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही कम एनर्जी है। ये देखें, ये एक्स रेज की एनर्जी तो आपके पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, 10⁻³ टाइम जो है वो ग्रेटर है एक्स रेज की एनर्जी। तो इसीलिए आप जो एटम यूज़ करते हो वो लाइटर एटम के बजाय हैवियर एटम यूज़ करते हो जिनका एटॉमिक नंबर Z प्रोबेबली के इसके बराबर होता है 72 के बराबर होता है। 72 फॉर एग्जांपल टंगस्टन जो है आप ये यूज़ करते हो एक्स रेज की प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रांजिशन ऑफ फोटोन
एमिट होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो इधर से क्या होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वो फोटोन निकलते हैं। तो ये रीज़न थी कि जो लाइटर एटम होते हैं वो इस रेंज में नहीं आती उनकी एनर्जी जो फोटोन एमिट होते हैं, जबकि जो हैवियर एटम होते हैं उनकी उस रेंज में एनर्जी एमिट करते हैं फोटोन, जो कि एक्स रेज की एनर्जी के करस्पॉन्ड होते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, इनर शेल ट्रांजिशन फर्दर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखें, आप इसकी फर्स्ट 2-3 लाइंस स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन एटम सपोज करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई कर रहा है या उनकी एनर्जी लाई कर रही है जो कि स्मॉल होती है डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम हैवियर एटम यूज़ करते हैं, हैवियर एटम में ये जो के शेल है, एल है, एम शेल है और एन है, ये न्यूक्लियस है। एक बात गौर करने वाली ये है कि ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा के शेल। क्यों? क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रही है, पॉजिटिव फोर्स न्यूक्लियर की, वो सबसे ज़्यादा के पे लग रही है, उससे कम एल पे लग रही है, इससे फिर एम पे लग रही है, फिर एन पे लग रही है। मीन्स कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को के शेल से रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो हम इस पे बम्बार्ड करेंगे। एल पे करना है तो इससे कम, फिर एम पे करना है तो मज़ीद इससे कम, और इसी तरह एन पे तो मज़ीद इससे कम। क्यों? क्योंकि इनका न्यूक्लियर की फासला ज़्यादा होता जाएगा शेल का, तो न्यूक्लियर की जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निस्बत रिमूव करना इजी होता जाएगा हायर एनर्जी के जो शेल है उसमें से। अच्छा, फिर क्या है कि यहाँ से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये के में है पड़ा। अगर इसको रिमूव करना है तो इसको क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर होगी, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर होगी तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर एजेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो उस पर फॉल करेंगे और क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे ये जो एक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर रहे, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये स्कैटर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ टच नहीं होंगे। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये जो एम्प्टी स्पेस है, ज़ाहिर बात है कुछ एम्प्टी स्पेस भी होगी, यहाँ से वो इस तरह स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो ये 2 टाइप्स होती हैं। एक जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन जो शेल में था उसको नॉकआउट किया और इसको हायर लेवल में शिफ्ट कर दिया। दूसरी टाइप प्रॉपर्टी एक्सरेज ये होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करते, जबकि जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ऑर्बिट के दरमियान उधर से डी एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो ये था आपके पास इनर शेल ट्रांजिशन, मींस के जो शेल हैं एटम के, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह एजेक्ट होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें हमने सिर्फ 2-3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम फर्दर लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे तो न्यूक्लियर जो फोर्स लगा रहा है आउटर ऑर्बिट की वो कम है बनिस्बत उनके जो उससे क्लोज हैं। तो अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हायर एनर्जी रिक्वायर होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, मीन्स कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है, तो जाहिर बात है वो एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, वो एमिट करेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर के। जो भी एटम है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो हायर से लोअर में जाएगा तो फोटोन एमिट करेगा जिसकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो अगर स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो उसकी एक स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगी। तो वो जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन एमिट करेगा वो एक्स रेज की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वाला फोटोन एमिट करेगा। उनकी एक्स रेज फोटोन करस्पॉन्डिंग होगी एनर्जी और वेवलेंथ की।
अच्छा, अब हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि एक्स रेज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो एक सिंपल सा ऑपरेटस है। यहाँ पे आपके पास टंग्स हीट फिलामेंट है। हीट फिलामेंट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को प्रोपेल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ज़ाहिर बात है ये मेटल की बनी होगी, हीट फिलामेंट है। जब आप हीट इसको करेंगे फिलामेंट को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये आपके पास जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ये आपके पास एज ए कैथोड ये बिहेव करेगी। ये आपके पास एक टंगस्टन टारगेट है। टंगस्टन जिसका मैंने आपको बताया था कि एक मेटल है और हैवी मेटल है, जिसका आपके पास Z इज़ इक्वल टू 72 एटॉमिक नंबर होगा। ये एनोड के तौर पे बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फिलामेंट से एमिट होंगे। इधर जो आपको क्या करना है, एनोड और कैथोड में क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए आपके पास, 10K से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। 10K से मतलब कि काफ़ी हमने इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। 10K से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने क्या करना है, पोटेंशियल अप्लाई करना है। किसके दरमियान, ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास सॉरी कैथोड है और ये आपके पास एनोड है। तो आपने इसके दरमियान पोटेंशियल जो अप्लाई करना है वो बहुत ही ग्रेटर रेंज का होना चाहिए, इस रेंज का होना चाहिए। तो यही वो बात करता है कि हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का, तो वो मैंने आपको एग्जैक्ट रेंज बता दी है। अब ये तो इसका था सिंपल सी कंस्ट्रक्शन कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की थी ऑपरेटर्स की। ये सबसे पहले रॉन्जन ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया इस सिंपल से ऑपरेटर्स से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि इससे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एजेक्ट कैसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट जब इधर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोन एमिट होंगे। फोटोन एमिट होंगे तो वो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं। मज़ीद ये कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक टंगस्टन फिलामेंट थी, इसको जब हमने हीटअप किया तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुए और वो जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE के बराबर होगा। ये आपने बार बार यही वो आ रही है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था यही रिलेशन, और ये इधर भी है कि ये जब हम ये काइनेटिक एनर्जी किस तरह इसके पास आएगी, जब हम इसको एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कैथोड और एनोड के दरमियान था वो हम अप्लाई करेंगे। और वो मैंने बताया था आपको काफ़ी अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 10K से 100 किलो वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये इससे क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और वो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की, वो आपके पास इसके बराबर है, इसके बराबर है। अच्छा, अब मज़ीद ये सपोजिशन है कि लेट्स सपोज कि वो जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन आया आपके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको मेटल के साथ टकराएंगे, और ये जो मेटल के साथ टकराएंगे तो इसके जो ज़ाहिर बात है मेटल कंसिस्ट ऑफ एटम, और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब इनका ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मेटल है, मेटल में एटम है, और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उनके एटम पे कैसे स्ट्राइक करते हैं। लेट्स सपोज ये उनका इनर स्ट्रक्चर है, जो मेटल के अंदर एटम पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया, ये देखें उसके, ये K शेल है,
ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया के शेल में से, के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये आपके पास एल शेल है। तो एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और के शेल में जो वैकेंसी है उधर वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे के अल्फा एक्स रेज। ये देखें, एल शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था जब वो ट्रांजिशन करेगा के शेल में तो आपके पास ये एक्स रेज के फोटोन एमिट होंगे, और वो जो एक्स रेज के फोटोन एमिट होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी आपके पास, के उनकी एनर्जी होगी आपके पास एच एफ के ए, और वो किसके दरमियान होगी, वो डिफरेंस होगा आपके जो हायर ऑर्बिट है ई एल, जो कि इस ऑर्बिट की एनर्जी है, माइनस जो कि जिसमें उसने ट्रांजिशन किया है उसकी एनर्जी के बराबर होगा। मैं रिपीट करता हूँ, के शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो रिमूव हो गया, इधर एक वैकेंसी बची, एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में शिफ्ट होगा तो फोटोन एमिट होगा एनर्जी का। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, जो ई एल मीन्स के जो एल ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस जो के की एनर्जी है जिसमें वो ट्रांजिशन कर रहा है, वो इसके बराबर एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। और ये जो एक्स रेज हैं इसको बोलेंगे कि अल्फ़ा एक्स रेज, मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन एल से के में जाएगा तो जो एक्स रेज एमिट होंगी या जो फोटोन एमिट होंगे उसको के अल्फ़ा एक्स रेज बोलेंगे। इसी तरह अगर ये जो इलेक्ट्रॉन के से एजिक्ट हुए, अगर ये एल की बजाय ये जो साथ वाला है एल, उससे क्या करे, ये हायर ऑर्बिट में एम में से क्या करे, ये देखें, ये एम में से ये जा रहा है के में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे जो ट्रांजिशन करेगा और जो फोटोन एमिट होगा उसको बोलेंगे के बीटा एक्स रेज। अगर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करे और वैकेंसी फुल करे एम शेल में से, ये देखिए एम शेल में से, एम शेल में से जो कि इलेक्ट्रॉन हमने मूव किया था के में से, उधर वो उसकी जगह ले ले, रिजाइड वो कर रहा है एम से, और किस में, जो के से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था उसकी जगह अगर वो मूव करे तो जो फोटोन एमिट होंगे उनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, ई एम जिसमें से वो पहले था माइनस जिसमें वो गया है ई के, और उसको बोलेंगे जो एक्स रेज बनेगी उसको बोलेंगे के बीटा एक्स रेज। इसी तरह फर्दर अगर वो इधर से रिजाइड करे एन से और के में जाए तो आपके पास के गैमा एक्स रेज उसको बोलेंगे। तो जो इस तरह की ट्रांजिशन होती है उसको बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशन, मीन्स के जो फोटोन एमिट होते हैं इस तरह की ट्रांजिशन से इनर शेल ट्रांजिशन बोलते हैं। और वो क्या होती हैं, इनर शेल ट्रांजिशन से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टोटली टारगेट मेटल पे करती है। जिस तरह का मेटल होगा उसके अंदर जिस तरह के एटम होंगे उसी तरह की क्या करेगी ये एनर्जी उनकी वेरी करती जाएगी। तो फिर क्या आपके पास यहाँ से एक कर्व है इनकी एनर्जी को शो करने के लिए, ये आपके पास कर्व है, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पीक वाला पोर्शन है, ये आपको शो करता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को। ये पीक वाला आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को शो करता है। सी एक्स में नॉमिनेट कर रहा हूँ, सी एक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को शो करता है। और ये जो इसके ये जो बचता है बाकी ये जो सारा पोर्शन है ये वाला, ये शो करता है कॉन्टीन्यूस एक्स रेज को, सी ओ कॉन्टीन्यूस एक्स रेज को रिप्रेजेंट करता है।
अब ये हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज को फर्दर स्लाइड में हम लोग स्टडी करते हैं कि वो कैसे जनरेट होती हैं। अच्छा, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। व्हाट डज इट मीन? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, मैंने आपको बताया था कि कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर स्ट्राइक करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो टकराएंगे नहीं किसी इलेक्ट्रॉन के साथ। ये नहीं टकराए किसी इलेक्ट्रॉन के साथ। ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के जो है वो बिल्कुल पास आउट करीब से करेगा और डी एक्सेलरेट होगा। ज़ाहिर बात है, ये डी एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी में कमी आ जाएगी। वेलोसिटी में कमी आ जाएगी तो आपके पास क्या होगा, जब वेलोसिटी में कमी आएगी तो वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा। डी एक्सेलरेट जब होगा तो क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी मीन्स कि एक्स रेज प्रोड्यूस होगी। तो जो इस फिनोमेना के साथ एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी जो कि डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होंगी, उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज। मज़ीद ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल के करीब से गुजरा है तो उसकी एनर्जी में ज़्यादा कमी वाक़ होगी, वो ज़्यादा डी एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा न्यूक्लियर का फोर्स इफेक्ट होगा। अगर ये इधर से गुजरा है तो इस पर कम न्यूक्लियर का इफेक्ट होगा और डी एक्सेलरेशन मीन्स कि उसकी जो एनर्जी है वो उसमें कम चेंजेस आएंगी। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियर का इफेक्ट क्या हो गया है, कम पड़ा है। तो डी एक्सेलरेशन जब कम होगी तो जो फोटोन एमिट होंगे उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन था जिसके काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, वो इसके बराबर है, मीन्स के उसमें डी एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हुई है। डी एक्सेलरेशन के सबसे ज़्यादा होने का मतलब है कि वो बिल्कुल करीब से गुजरा है न्यूक्लियर के। तो जो उस करीब से गुजरा है तो जो वो फोटोन एमिट करेगी, फोटोन एमिट करेगा तो उसकी जो फोटोन की एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी। मैक्सिमम जो डी एक्सेलरेशन से फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी एनर्जी इसके बराबर होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि एंड हुआ। इस पे हमने सबसे पहले जो चीज़ें डिस्कस की वो हमने एक्सरे के बारे में स्टडी किया कि एक्सरे क्या होती हैं। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हमने कहा कि लाइटर एटम्स एक्सरेज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकती। फिर हमने इनर शेल ट्रांजिशन को स्टडी किया। इसके बाद हमने ये देखा कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने इनर शेल जो है उसकी वर्किंग को डिस्कस किया कि कैसे उसकी वर्किंग है। और लास्ट पे हमने कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज को स्टडी किया कि वो कैसे जनरेट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।